वेलकम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम स्वामी दयानंद एवं भारतीय राष्ट्रवाद की चर्चा करेंगे। आधुनिक भारतीय चिंतन जो राजा राम मोहन राय से प्रारंभ हुआ था, उन्होंने धार्मिक और सामाजिक उत्थान की बात तो की थी, परंतु उनका दृष्टिकोण पाश्चात्यवादी था। उन्होंने जो प्रेरणा ग्रहण की थी वो पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य परंपराओं से की थी और उसके आलोक में अपने समाज और अपने धार्मिक सुधार की रूपरेखा तैयार की थी। इस प्रकार उनका चिंतन जो है मूलतः पश्चिम के उदारवादी विचारों पर आधारित था। पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज और धर्म के पतन के कारण ढूंढने का प्रयास किया और धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए जो प्रेरणा है वह पश्चिम के देशों से न ग्रहण करके उन्होंने प्राचीन भारत की वैदिक संस्कृति से ग्रहण किया। और इस प्रकार से स्वामी दयानंद ने एक ऐसे राष्ट्रवाद की नींव रखी जिसे हम धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मूल संस्कृति आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कृति थी और हमें जो वैदिक काल में जो धार्मिक व्यवस्था थी, जो आध्यात्मिक व्यवस्था थी, वह उच्च कोटि की थी। वो बुद्धिवाद और तर्कवाद पर आधारित थी, वो मानवतावाद पर आधारित थी, मानव के कल्याण पर आधारित थी, मानव के आध्यात्मिक विकास के दर्शन उसमें थे और जो ज्ञान विज्ञान का स्रोत है वो भी इसमें शामिल था। कुल मिलाकर के यदि भारत को पुनरुत्थान किया जाना है, पुनरुत्थान की रूपरेखा गढ़ी जानी है, तो उसके प्रेरणा स्रोत जो है वो प्राचीन काल के वैदिक युग की व्यवस्था ही होनी चाहिए, क्योंकि वो व्यवस्था थी जो वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित थी, जो मानवीय उत्थान पर आधारित थी, तर्कवाद पर आधारित थी, बुद्धिवाद पर आधारित थी। और भारतीय प्राचीन संस्कृति और प्राचीन धार्मिक आध्यात्मिक दर्शन में उन्होंने भारत के राष्ट्र के कल्याण का मंत्र ढूंढने का प्रयास किया। तो इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो राष्ट्रवाद था वो धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद था और ये धार्मिक और सांस्कृतिक जो आधार थे वह भारतीय प्राचीन भारत के ही धर्म और संस्कृति थी, जिससे जो है पुनर्स्थापित करने का आग्रह स्वामी दयानंद ने किया और जो है लोगों के सामने एक धार्मिक राष्ट्रवाद की रूपरेखा रखी, जिसको बाद में विवेकानंद, श्री अरविंद घोष, लाला लाजपत राय जैसे विद्वानों ने, जैसे नेताओं ने इसे आगे बढ़ाया। उनके राष्ट्रवाद, धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में दरअसल एक सशक्त, सुदृढ़ और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा शामिल थी और इसीलिए उन्होंने सामाजिक उत्थान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ, एक शक्तिशाली राष्ट्र की नींव एक जो है समतामूलक, समानता और न्याय पर आधारित समाज में ही संभव हो सकती है। इसलिए उन्होंने सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक रिफॉर्म पर जो है अच्छा खासा जोर दिया और उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें जातीय भेद नहीं हो, व्यक्ति और व्यक्ति के बीच समानता हो, सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित हो, सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित हो और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया जाए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता उस रूप में नहीं जिस रूप में जो है पश्चिम के उदारवादी समझते हैं, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो एक
वर्ग के लिए स्वतंत्रता और दूसरे के लिए जो है वह परतंत्रता बन जाए, बल्कि ऐसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो समाज के साथ जो मेल खाती हो, जिसमें व्यक्ति के स्वयं और समाज का कल्याण दोनों ही निहित हो। तो ऐसे समाज की कल्पना उन्होंने की और इसके लिए उन्होंने जो लोगों के सामने जो रूपरेखा रखी, उसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि एक शक्तिशाली समतामूलक समाज का निर्माण किया जाना है तो सबसे पहले शूद्रों और स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इन दो बड़े वर्गों को अधिकारों से वंचित रख करके या इनके अधिकारों से दूर रख करके या इनके जो उचित स्थानों से न प्रदान करके हम किसी भी समाज को बेहतर समाज में नहीं बदल सकते, एक सशक्त समाज की नींव नहीं रख सकते, क्योंकि ये समाज का एक बड़ा भाग है। इसलिए उन्होंने इस वकालत की शूद्रों की और स्त्रियों की स्थिति में व्यापक सुधार होना चाहिए, उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार होना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति में, और उन्हें समान रूप से शिक्षा दी जानी चाहिए। सामाजिक सुधार के अंतर्गत उन्होंने विवाह संबंधी विषयों के सुधार में, जैसे बाल विवाह जैसी चीज, बाल विवाह या विधवा विवाह पर प्रतिबंध इत्यादि, या बहुविवाह, इस तरह की जो है कुरीतियाँ जो है समाज में प्रचलित थी, इससे निकलने के लिए उन्होंने जिस प्रस्ताव को लोगों के सामने रखा, तो पारस्परिक सहमति से युवाओं को जो है विवाह संबंध स्थापित करने की छूट दी जानी चाहिए। और तो इस तरह से जो है जो ये समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों का निवारण हो सकेगा। उन्होंने एक बार बात कही कि वर्ण आधारित कार्य विभाजन समाज में स्थापित किया जाना चाहिए। हमने पहले भी जो है पाश्चात्य चिंतन में भी जो है प्लेटो को पढ़ते हुए इस बात को देखा है कि वह भी जो है समाज में 3 वर्ग की कल्पना करता है, लेकिन 3 वर्ग गुणों के आधार पर है। ठीक इसी तरह से एक वैज्ञानिक श्रम विभाजन का आधार जो है वर्ण पर आधारित श्रम विभाजन होना चाहिए, और इसी के आधार पर समाज का निर्माण हो सकता है, एक शक्तिशाली समाज की नींव रखी जा सकती है। इसके साथ ही आश्रम व्यवस्था पर उन्होंने बल दिया, क्योंकि आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास तीनों को जो है समाहित करता है। व्यक्ति का अपना भौतिक विकास से यात्रा प्रारंभ करता है और मानसिक विकास से होते हुए वह आध्यात्मिक और नैतिक उत्थान तक पहुंचता है। आश्रम व्यवस्था मनुष्य की इन तीनों आवश्यकताओं को भली भांति पूर्ण करता है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि समाज की नींव जो है वो आश्रम व्यवस्था पर रखी जानी चाहिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जिसकी हम बात कर रहे थे, इनका स्रोत जो है वो वेदों में उन्होंने देखा। वेद मूलक, वेद पर आधारित जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक उत्थान है, सामाजिक पुनर्निर्माण है, वो किया जाना चाहिए, तभी जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। उन्होंने समाज को राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में लोगों के सामने रखा। तीसरी बात, उन्होंने ऐतिहासिक आधार पर राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का समर्थन किया। लगातार जो है इस्लाम और ईसाई धर्म की ओर से हिंदू धर्म पर या सनातन धर्म पर आक्रमण किए जा रहे थे, और उनकी बुराइयों को उजागर कर, सामाजिक बुराइयों को उजागर करके उसे धार्मिक बुराइयों के रूप में लोगों के सामने परोसा जा रहा था, और लोगों में जो है उदासीनता और हीनता की भावना पैदा की जा रही थी। पहली बार स्वामी दयानंद ने उस पतन के गर्त में जाते हुए समाज के लोगों को वहाँ से उबारा, और उन्होंने जो है वेद में जो ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, जो मानवता, जो तर्कवाद, जो बुद्धिवाद है, उन सभी की व्याख्या करके लोगों के सामने रखा, और लोगों को ये सिखाया कि अपने ऐतिहासिक धरोहर पर उन्हें गर्व कैसे क्यों करना चाहिए, ये उन्होंने सिखाया। गौरव, उन्होंने ये बताया कि उनकी प्राचीन संस्कृति में वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसे आज हम पश्चिम के उदारवादी चिंतन से ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हम वेद पर आधारित सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का यदि अनुसरण करें तो हम एक शक्तिशाली, पुनः एक शक्तिशाली और
जो है चक्रवर्ती सम्राट या साम्राज्य के रूप में विकसित हो सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक बात और जो भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि भारतीय जो लोग हैं वो भारत के मूल नागरिक नहीं हैं बल्कि बाहर से आए हैं, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्य जो है भारत के ही मूल निवासी थे और जो वेद ज्ञान है जो है वो आर्यों ने ही जो है सहेज कर रखी है और उसे जो है अब तक विभिन्न कालों में जो आक्रमण हुए हैं, उन कालों में जो यात्राएं हुई, उन सभी से जो है बचाकर आज तक सुरक्षित रखा है। तो इस प्रकार से उन्होंने पहली बार जो है हीन भावना से ग्रसित भारतीयों में अपने अपने जो समृद्ध इतिहास है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके प्रति उन्होंने गौरव करना सिखाया और अपने राष्ट्र के प्रति जो है सम्मान भाव जागृत किया। चौथी चीज जो दिखाई देती है उनके जो राष्ट्रवाद में वो है स्वराज। जो पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित लोग थे और जो लोग ब्रिटिश व्यवस्था को देश के लिए बेहतर व्यवस्था मान रहे थे, या फिर जो लोग इस प्रकार से जो है ब्रिटिश व्यवस्था का चित्रण कर रहे थे कि ब्रिटिश व्यवस्था एक उन्नत व्यवस्था है और ब्रिटिशर्स भारत में शासन करने के लिए नहीं आए हैं बल्कि भारतीयों को वो सिखाने के लिए आए हैं, और वो ये बात करके चल रहे थे कि अंग्रेज़ों के साथ रह करके ही हम जो है धीरे धीरे कर्मिक रूप से आधुनिक राजनीतिक या प्रशासनिक प्रणाली को सीख सकते हैं और तब जा कर के जो है एक स्वराज की व्यवस्था हो सकती है। तो उन्होंने इस चीज़ का कड़ा विरोध किया और उन्होंने प्राचीन संस्कृति से निकाल करके उन तथ्यों को लोगों के सामने रखा कि किस प्रकार से प्राचीन काल में, खास करके महाभारत से काल से पूर्व, किस प्रकार से संसार का नेतृत्व जो है भारत ने किया था। भारत ने जो है कई जो है चक्रवर्ती सम्राट संसार को दिए जिन्होंने संसार का मार्गदर्शन किया था। और आधुनिक काल के लिए उन्होंने कहा कि जो है स्वराज चाहे कितना ही बेहतर हो, यदि इस तथ्य को हम मान भी लें, इस दलील को मान भी लें कि ब्रिटिशर के साथ हमें बेहतर व्यवस्था मिलेगी, तब भी उन्होंने कहा कि स्वराज्य से बेहतर स्वराज्य कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम आवश्यकता है, उन्होंने उनकी जो उत्कट अभिलाषा थी कि देश का उत्थान तभी संभव हो सकता है जब राजनीतिक रूप से देश को स्वराज्य प्राप्त हो जाए। स्वराज का मतलब जो है जहाँ भारतीयों का राज हो, जहाँ विदेशी यहाँ छोड़कर चले जाएं। तो स्वराज की तीव्र आकांक्षा जो है राष्ट्रवाद का एक प्रमुख अंग थी। स्वराज के साथ साथ उन्होंने जो है स्वदेशी की बहुआयामी अवधारणा को का भी समर्थन किया। तो स्वराज तब तक जो है सफल नहीं हो सकता जब तक हम स्वदेशी को नहीं अपनाते। आर्थिक क्षेत्र में बाद में स्वदेशी बहुत जो है प्रचलित हुआ। स्वदेशी का अर्थ क्या था? जो चीज़ देश की है उसका सम्मान करें, उसका उपभोग करें, उसका प्रचार करें, उसका प्रसार करें, उसको सशक्त बनाने का प्रयास करें, उसको ज़्यादा जो है प्रिवेलेंट बनाएं। और जो चीज़ बाहर से आ रही है, जो विदेशी है, उसका बहिष्कार करें। और इसी क्रम में उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी स्वदेशी का जो है, राजनीतिक क्षेत्र में स्वराज्य का, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जो है, शिक्षा के क्षेत्र में अपने देश की शिक्षा प्रणाली का जो है समर्थन किया। मातृभाषा का उन्होंने समर्थन किया, मातृभाषा में शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया, मातृभाषा के विकास का उन्होंने जो है समर्थन किया। तो इस तरह से उन्होंने स्वराज्य और स्वदेशी के बीच एक गहरा संबंध पाया और उन लोगों से आग्रह किया कि हर वो चीज़ जो स्वदेशी है, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे वेशभूषा हो, चाहे आर्थिक चाहे कोई सामग्री हो, जो है संस्कृति हो, कोई भाषा हो, शिक्षण व्यवस्था इत्यादि इत्यादि सभी चीज़ों को अपनाया जाना चाहिए। तभी जो है हम एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रवाद का निर्माण और राष्ट्रवाद का विकास तभी संभव हो सकता है जब नागरिकों में का चारित्रिक विकास हो, चारित्रिक दृढ़ता हो, निर्भीकता अभय का भाव हो, अन्याय का प्रतिकार करने की क्षमता हो, न्याय का समर्थन करने का साहस हो। यदि नागरिकों में इस प्रकार की क्वालिटी नहीं आती तो वो राष्ट्र कभी भी सशक्त और शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बन सकता।
इसलिए सामाजिक सुधार, आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्वराज सभी के पीछे जो है एक जो है चारित्रिक दृढ़ता और निर्भीकता जैसे गुणों से युक्त नागरिकों के समूह की आवश्यकता थी। तभी जाकर के जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र का जो है निर्माण हो सकता है, ऐसी उनका मत था। और इसीलिए उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया कि वो अपने चारित्रिक निर्माण का पर जो है जोर दें और अब इस भाव को पैदा करें कि जहां कहीं भी उन्हें अन्याय दिखे उसका प्रतिकार करें, हर प्रकार से उसका प्रतिकार करें, जितनी क्षमता है उस क्षमता से प्रतिकार करें और निर्भीकता का भाव पैदा करें। सत्ता या शक्ति से भय नहीं खाएं। भय, चूंकि जो निर्भीक कौम होती है, जो निर्भीक वर्ग होता है, उसे कभी भी किसी भी जाति के द्वारा गुलाम नहीं बनाया जा सकता। गुलाम वही जाति, वही समूह बनता है जो डरपोक होता है, जो भीरू होता है, जो कमज़ोर होता है। इसलिए चारित्रिक दृढ़ता और निर्भीकता जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी देश को कितना शक्तिशाली, कितना कितना मजबूत, कितना सशक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बनाया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रवाद का एक प्रमुख आयाम के रूप में उन्होंने इसे विकसित किया। और इस प्रकार से जिस राष्ट्रवाद को उन्होंने लोगों के सामने रखा उसको हम कांग्रेस की पुरोगामी भी कहते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापना के बाद जो है भारत को एक राष्ट्र के रूप में गढ़ने, एक राष्ट्र के रूप में पिरोने, एक राष्ट्र के रूप में विकसित करने का काम जो इस संगठन ने किया, वो कार्य की शुरुआत जो है वो स्वामी दयानंद ने जो है अकेले और बाद में जो है अपने द्वारा निर्मित संगठन के माध्यम से किया। तो इस प्रकार से पहली बार भारत में राष्ट्रवाद और मुख्य रूप से धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव जिसके चिंतन के द्वारा रखी गई वो स्वामी दयानंद। आज इतना ही।